अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हम बस वेट कर लेते हैं, आपके अलावा अभी कोई भी नहीं आया। सब लोग आते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही आप लोगों की आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही है। जी, हरीम, मारूफ, आयशा, आप लोग को आ रही है? यस मैम। बाकी लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अच्छा जी, आप लोग की क्लास में मुझे अबू बकर ने टॉपिक बता दिया था। और अबू बकर के अलावा मुझे किस किस ने टॉपिक बताया? और मैम मैंने बता दिया था। एक स्टूडेंट है, फायका एंड जैनब। बिल्कुल सही है। मारूफ, आपके साथ कौन है ग्रुप में? मारूफ, आपके साथ कौन है ग्रुप में? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे साथ गानिया इफ़्फ़त है। आपने उनका नाम नहीं मेंशन किया। मैम मैंने जब आपको पर्सनल मैसेज किया था तब मैंने मेंशन किया था। ठीक है, आपका भी आ गया है, अबू बकर का भी आ गया है, और फायका एंड जैनब का भी आ गया है, और हरीम और माहम का भी आ गया। ये चार लोगों ने जो है जी, मुझे ये चार लोगों का रिसीव हो गया। बाकी मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। अब बाकी लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो फिर ही कुछ हो पाएगा। वैसे मैंने कहा था कि आज मुझसे कांटेक्ट कर लें। एनीवे, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन का पार्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज, और हम लोगों ने ये डिस्कस करना है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। कॉग्निशन क्या होता है, एनीवन? हाँ जी, बताएं।
Process of understanding. प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, इसके अलावा हाँ जी, एनीवन? कॉग्निटिव थ्योरी में मैम हम सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिमेम्बर और लर्न भी करते हैं, और ये फोकस करते हैं, इट फोकस ऑन द मेंटल प्रोसेसेस इनसाइड आवर माइंड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया है। कॉग्निशन का मतलब होता है कि हमारी जो ब्रेन एबिलिटीज हैं, हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारी कॉग्निशन में आती हैं। योर ब्रेन एबिलिटीज, your thinking abilities, your perceiving abilities, learning abilities, how you evaluate the situations, how you evaluate the you know uh, reports, how you remember the things. These all are a part of cognition. इसे हम cognition कहते हैं। रीजनिंग करना, लॉजिकली सोचना, ठीक है, ये सारा आपका कॉग्निशन का पार्ट होता है। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज अ टर्म रेफरिंग टू मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। एंड कॉम्प्रिहेंशन क्या है? योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, आपकी जो कोग्नेटिव कोग्निशन के अंदर आपकी जो मेंटल प्रोसेस, कोग्निशन क्या है? आपका मेंटल प्रोसेस, आपका ब्रेन का प्रोसेस, कि हाउ यू गेन द नॉलेज एंड हाउ यू comprehends the things when you are getting, आपकी विजडम, आपकी रैशनैलिटी, आपका जो आईक्यू लेवल होता है, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है, दैट्स ऑल बिलोंग्स विद योर कॉग्निशन पावर। ठीक है, कि आपका सोचना, थिंकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, these all are the part of the process of cognition, and these are the high level functions of the brain। ठीक है, इमेजिनेट करना, पर चीज़ों के बारे में परसेप्शन क्रिएट करना, प्लान करना, इवेलुएट करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, रीजनिंग देना, लॉजिक्स देना, रिपोर्ट्स बनाना, कंक्लूड करना, दीज ऑल आर द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। इसे हम कॉग्निशन कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ठीक है, अब हम कॉग्निशन के जो हमने पार्ट डिस्कस किया ना, उसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, कोई चीज़ स्मेल करते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं और फिर हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। दैट इज योर थिंकिंग। ठीक है, कोई सवाल आ गया दिमाग में, कोई आइडिया आ गया दिमाग में, कोई सोल्यूशन सोचना है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, जो स्टेट है वो हमारी डिजायर्ड स्टेट नहीं है, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, ये सब कुछ थिंकिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब थिंकिंग क्या है? थिंकिंग, ऑब्वियसली हम सोचते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी जो होता है वो सोचता है, फिर रिएक्ट करता है, और जितने जितना हम एजड होते हैं तो भी हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, देन हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। तो थिंकिंग क्या है? ठीक है, थिंकिंग के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि थिंकिंग इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब थिंकिंग क्या है? ह्यूमन are rational beings, and our rationality consists in our ability to think and reason। अशरफुल मखलूक़ात है हम अशरफुल मखलूक़ात किस बेस के ऊपर हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, समझते हैं, सही गलत की तमीज़ रखते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें रैशनल ह्यूमंस बनाया है, रैशनल बींग्स बनाया है। ठीक है, हमें सारी क्रिएशंस पे सुपीरियोरिटी दी है। किस बेस पे? बिकॉज वी कैन थिंक, वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द राइट एंड द रॉन्ग। This is our ability to think and to do reasoning.
ठीक है। सो थिंकिंग एक बहुत बड़ा टूल होता है एक ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी है। हर हर क्रिएशन पे हमें ये सुपीरियोरिटी बाजी देती है। पैसे दे दो मम्मा आगे ले लेना इसलिए लेने ठीक है। सो हर किसी हमें हर क्रिएशन पे सुपीरियोरिटी मिलती है, क्योंकि हम सीखते हैं चीज़ों को, सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर वर्किंग आवर्स, इवन वी आर asleep and dreaming, we are thinking what what are you thinking about right now? अपना माइक म्यूट कर दे बच्चे। ठीक है, अब थिंकिंग क्या है? थिंकिंग हर वक्त हमारा दिमाग सोच रहा होता है, हमारा दिमाग कभी भी बंद नहीं होता। जब हम मर जाते हैं उसके भी कुछ टाइम तक हमारा दिमाग फंक्शनिंग करता है और फिर वो बंद हो जाता है। ठीक है। सो हम काम कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर वक्त हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रोसेस में रहता है। इवन कि व्हेन वी आर ड्रीमिंग, आवर ब्रेन इज, हाँ, आवर अनकॉन्शियस ब्रेन इज वर्किंग, थिंकिंग और डूइंग समथिंग। सो अभी भी हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोगों में से कोई ना कोई लेक्चर के बारे में सोच रहा होगा, कोई पिक्चर को फोकस करके यहाँ पे सोच रहा होगा कि ये स्लाइड के अंदर ये पिक्चर है। कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। ठीक है। सो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग आपकी आपकी इमेजिनेशंस को अवॉक करना, सीखना, इवैल्यूएट करना। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना, कंपैरिजंस करना, दैट इज ऑल, यू नो, बिकॉज ऑफ थिंकिंग। अब थिंकिंग इट्स अ कॉग्निटिव एबिलिटी लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग। और ये हमारा एक बहुत मेन करेक्टर होता है, और ये हमें डिस्टिंग्विश करता है अदर स्पेशीज से। ठीक है, जितनी भी अदर क्रिएचर्स हैं, जितनी भी अदर हमारे साथ मखलूक़ात रहती हैं, उन सब से हमें हमारी थिंकिंग ही है जो डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है जो हम फेस करते हैं while we are living in our society, being an individual। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम जो है कुछ करें, लॉजिकली सोचें, लॉजिकली आंसर्स करें। इट्स अ पावर। थिंकिंग जो इट्स अ पावर, आप जितनी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, उतना ज्यादा आप नेगेटिविटी से दूर भी रहते हैं, और आप रैशनैलिटी के साथ डिसीजंस भी लेते हैं अपने वेलफेयर के लिए। जहाँ भी आप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे भी वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं। इसीलिए अच्छा सोचना, इफेक्टिव सोचना, पावरफुल सोचना, लॉजिकली रीजनिंग और साइंटिफिकली चीजों को लॉजिक के साथ अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और क्रिटिकल थिंकिंग जो है दैट इज बेसिकली योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, हम सोचते हैं, उसको निकालते हैं, और मसले का हल निकल आता है, अगर हम विजडम के साथ, रैशनैलिटी के साथ चीजों को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। सो प्रॉब्लम जब भी, और प्रॉब्लम का मतलब, अच्छा, प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है क्लास? एनीवन? हाँ जी, बताएं, प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी मैम सिचुएशन जिसमें ऐसी सिचुएशन जिसमें समझ ना आए कि आप क्या करें, उस पर फिर हम सुनते हैं, उससे हल निकालते हैं। ठीक है। एनीवन एल्स? मैम कोई भी डिफिकल्टी जो हमें बहुत रही हो या नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस में जो है वो बैरियर बन जाए। बिल्कुल सही है, दोनों ने बिल्कुल ठीक बताया। हर वो स्टेट जो कि हमारी विश के अकॉर्डिंगली नहीं है, हमारे कंफर्टेबल जोन में नहीं है। ठीक है, बैरियर है, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, दैट इज अ प्रॉब्लम। वी आर starving and we need food, that is a problem. We don't have water but we are very thirsty, that is a problem. We have to complete our report but we do not have a laptop, that is a problem. ठीक है, the bus is late and we are having
एन इंटरव्यू, दैट इज अ प्रॉब्लम कि बस इज अ लेट, डिले हो गई है। सो इस तरह से जब कोई डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, हर्डल्स आती हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी मर्जी और पसंद की चीज़ नहीं आती, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। उसको हल करने के लिए हम सोचते हैं, और अगर हम कंस्ट्रक्टिवली लॉजिकली रीजनिंग के साथ सोचेंगे, पॉजिटिव होकर रहेंगे, तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप चीज़ के प्रॉस को भी सोचें, कॉन्स को भी सोचें, बेनिफिट को भी सोचें, नुकसान को भी सोचें, और फिर क्या करें, और फिर आपको जो चीज़ सही नजर आती है आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करें, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, और थिंकिंग का मतलब यही होता है। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग, यही थिंकिंग है। ठीक है, थिंकिंग क्या है कि आइडियाज को जनरेट करना, सिंबॉलिकली चीज़ों को इनिशिएट करना, प्रॉब्लम आ गई है, कोई इशू हम फेस कर रहे हैं, कोई एरर है, ट्रायल है, इन सारी चीज़ों के सोल्यूशन के लिए जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दैट इज थिंकिंग। थिंकिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करंट लर्निंग होता है, कि आप जब चीज़ों को मिला रहे हैं, पजल्स को मिला रहे हैं, या पजल्स को रीएलोकेट करके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, दैट इज योर थिंकिंग। पहले हमने ऐसे काम किया था, अच्छा इस सिचुएशन में ऐसे काम नहीं हो सकता, इसको ऐसे अरेंज करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड थिंकिंग। ठीक है, सो अब वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग, जो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो, इवैल्यूएट करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, फिर प्रोजेक्शंस के साथ क्या करते हो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हो। ठीक है, अब हमारे पास दे आर नेचर ऑफ थिंकिंग क्या है। थिंकिंग इज वेरी असेंशियल, इट्स एन cognitive ability, इट ऑलवेज डायरेक्टेड, हमने कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पर्पस के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं, और ये एक डायरेक्शन, एक गाइड प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, ये हमारे मेंटल एबिलिटी है एज इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। मोटर एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है फिजिकल एबिलिटी, इट्स नॉट एन फिजिकल एबिलिटी, इट्स आर मेंटल कैपेसिटी। ठीक है, इट कैन बी शिफ्ट वेरी रैपिडली, एंड इट्स एन इंटरनल एक्टिविटी। आप बहुत जल्दी अपनी थिंकिंग को डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने ध्यान को बदल सकते हैं। आप वॉक कर लें, कुछ मेडिटेशन कर लें, कोई और चीज देखना शुरू कर दे, तो आपकी थिंकिंग फौरन से पहले चेंज हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस जो है, इट्स अ हाई लेवल ऑफ हाई लेवल फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, और इसमें हमारे पास प्लानिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये हमारा कग्निटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, लैंग्वेज जब तक हम दिमाग से सोचते समझते नहीं हैं उसकी ग्रामर को, हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती। सो उसके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है, अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, मेमोरी, परसेप्शन, चीज़ों को परसीव करना कि वो कैसी हैं, सोचना, ये सारा आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आता है, और ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। सो दे आर सो मैनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, ma'am. मारूफ के अलावा भी Clear. सबको क्लियर है? यस मैम। Okay. Now we have different types of thinkings. Thinking can be classified into below categories: perceptual or concrete thinking, conceptual or abstract thinking, creative thinking, logical or reflective thinking, problem solving, convergent versus divergent thinking. ठीक है, परसेप्चुअल या कंक्रीट थिंकिंग क्या होती है? इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ठीक है, छोटे बच्चे जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, अप टू 6 to 7 years, दे उनकी थिंकिंग परसेप्चुअल थिंकिंग होती है, जिसे हम कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक इंटरप्रिटेशन होती है, परसेप्शन होती है किसी भी एक्सपीरियंस की। ठीक है, इसे हम करेक्ट कंक्रीट थिंकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल इवेंट्स पे बेस्ड होती है। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह लें, हम ये कहते हैं कि जो अ, अक्सर हम वो कहते हैं ना कि जो एलिफेंट होता है दैट इज, वो क्या है, वो फैट है, फैटी है, मोटा है, या बिग, बड़ा है। और रैट जो है वो स्मॉल है, वो वाकई में स्मॉल है। हम उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीजों में डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल थिंकिंग। ये वन डायमेंशनल या लिटरल थिंकिंग होती है, लिमिटेड यूज ऑफ कंपैरिजन होता है, और हम इसमें लिमिटेड चीजों के कंपैरिजन के साथ थिंकिंग करते हैं। हम एक चीज से दूसरी चीज का मीनिंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव निकाल सकते हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो चीज सही या गलत होती है, हम उसी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, बच्चे ऐसे ही सोचते हैं ना, आप उनको जो चीजें बता देंगे वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही क्या करें, अंडरस्टैंड करेंगे। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, स्मॉल चिल्ड्रन मोस्टली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। ठीक है। अच्छा जी, परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग आती है कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ये हमारे पास परसेप्चुअल थिंकिंग हाई लेवल की थिंकिंग होती है। ठीक है। इस थीम में क्या होता है, हेयर वन मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जनरलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स या परसेप्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई फॉर्मूला लर्न कर लिया, डमास रूल लर्न कर लिया, अब हमें अलजेब्रिक इक्वेशंस जैसे भी आएंगी हम डमास रूल के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। प्लस का जहाँ साइन होगा, 2 और 2 को प्लस करेंगे 4 आएगा, उसमें से माइनस कर देंगे 1 को तो 3 आ जाएगा। हम इस तरह से करते हैं, ये एक सिंपलेस्ट थिंकिंग है। लेकिन जब आप फॉर्मूला याद कर लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, ठीक है, मैथमेटिकली इक्वेशंस को याद कर लेते हो, तो फिर आप एक हाई लेवल ऑफ थिंकिंग में चले जाते हो। फिर आप क्या करते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट से पूरी की पूरी सिचुएशन को जर्नलाइज करना शुरू कर देते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये स्टैचू है, ये कौन सा स्टैचू है, ये जो स्टैचू है लिबर्टी का, अगर कोई भी इसको देखता है तो बच्चा देखेगा, वो कहेगा ये स्टैचू है। दिस इज अ कंक्रीट थिंकिंग। लेकिन जब कोई अडल्ट या जहन वाला इंसान इसको देखता है, वो कहता है इट्स अ साइन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड लिबर्टी। क्योंकि इस स्टैचू का मतलब ही यही है। जैसे डव होती है, डव का क्या साइन होता है, पीस, डव साइन का मतलब क्या होता है, पीस होता है मैम। पीस होता है। दैट इज अ परसेप्चुअल थिंकिंग। लेकिन आप किसी किड को दिखाएंगे, वो कहेगा ये वाइट कलर है, ये एक बर्ड है। बट जब कोई एक रैशनल इंसान देखता है उसको, जिसने जिसको पता होता है, जिसने ये सीखा होता है लाइफ में कि डव का मतलब जो है वो पीस होता है, तो वो जहां पे भी ये साइन देखेगा या डव देखेगा, वो कहेगा इट्स अ साइन ऑफ पीस। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि हम एक मरकजी ख्याल पढ़ते हैं, एक मेन आइडिया पढ़ते हैं, और उस मेन आइडिया से पूरी स्टोरी को क्या करते हैं, जर्नलाइज कर लेते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके। सो कंक्रीट थिंकिंग क्या है, स्पेसिफिक है, हमें पता है कि हमने डॉट्स ऐसे ऐसे मिलाने हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, उसमें से आपको क्या किया जाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट बताया जाता है, एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसकी स्टोरी आपने खुद जर्नलाइज करनी होती है। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आती है क्रिएटिव थिंकिंग। इट्स ऑल्सो अ वेरी हाई लेवल थिंकिंग। बीइंग क्रिएटिव इज वेरी वेरी यूनिक एंड नोवेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, कि ये किसी की एबिलिटी है टू क्रिएट और समथिंग न्यू, नॉवल और अनयूजुअल। ठीक है, आप कोई नॉवल, अनयूजुअल, कोई नई चीज बनाते हो, इनोवेशन और इन्वेंशंस जो लोग करते हैं, दे आर क्रिएटिव थिंकर्स।
कोई नया आइडिया लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज लॉन्च करते हैं जो पहले नहीं हो रही, वो सारा कुछ क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आता है। ठीक है। मैम ये इट लुक्स फॉर न्यू रिलेशन। जी जी बोलें। मैम ये अनरियल होती है या रियल भी होती है? रेल होती है, अनयूजुअल होती है। ओके। होती रेल है। जो चीज रेल नहीं है वो फैंटेसी है, वो सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना इज अ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है। ओके मैम, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। आप जब कोई इन्वेंशन करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग है। जैसे आपने एप्पल फोन जब आया था, काफी सोफिस्टिकेटेड फोन है, अपनी उसकी अपना उसका iOS है, एंड्रॉयड नहीं है। जैसे एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है वो हर फोन पे एंड्रॉयड पे चल जाता है, लेकिन आईफोन के लिए स्पेसिफिकेशंस हैं। ये बहुत क्रिएटिव आइडिया था। ठीक है। बट उसके बाद मजीद कुछ कुछ नोवेलिटीज आती रही हैं। गाड़ियों की नोवेलिटी है, कारोबार के अंदर नोवेलिटी है, मेडिसिन के अंदर नोवेलिटी आती है। आप कोई ना कोई नया एक एज लेके आते हो। क्यों आता है? जब आप कोई इन्वेंशन या इनोवेशंस करते हैं, कोई नया नया फॉर्मूला ऐड करते हैं, कोई नया सोल्यूशन, कोई टूल ऐड करते हैं, और ये हमेशा साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और इन्वेंटर्स होते हैं। और ये भी बहुत एक हाई लेवल थिंकिंग होती है। ठीक है। देन लॉजिक थिंकिंग या अब ऐसा नहीं है कि एक इंसान के अंदर एक थिंकिंग ही होगी। आप अपनी थिंकिंग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं। पहले आप छोटे होते हो तो परसेप्चुअल थिंकिंग होती है। फिर जब आप चीजें सीखते हो तो कॉन्सेप्चुअल में आ जाते हो। फिर आप क्रिएटिव होते हो। फिर आप लॉजिकल एंड रीजनिंग भी साथ साथ ऐड करते हो। लॉजिकल एंड रीजनिंग का मतलब साइंटिफिक, कि जब जब आप क्या आपका जो कोग्निटिव प्रोसेस है, दैट इज लुकिंग फॉर रीजंस फॉर बिलीव्स, कंक्लूजन्स, एक्शंस और फीलिंग्स। कि आपके जो भी फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं, कंक्लूजन्स हैं, बिलीव्स हैं, उनके लिए हम रीजंस ढूंढते हैं, साइंटिफिकली उनको अटैच करते हैं रीजंस के साथ। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल थिंकिंग। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी, और बाद में वो मेडिकली प्रूफ भी हो गई। तो हमारा एक बिलीव है जो एक रीजंस के साथ साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो गया, कि आपने खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना, बीच में कम पानी पीना है। पहला खाना खाने से पहले पी लें, बीच में कम पिए, बाद में बिल्कुल ना पिए। साइंटिफिकली अप्रूव्ड हुआ कि हाँ ये वाकई में सेहत के लिए अच्छा है। आपने पेट भर के खाना नहीं खाना, मना फरमाया गया है। उसमें पानी, उसमें हवा की गुंजाइश भी रखें। साइंटिफिकली अप्रूव हुआ कि ज्यादा पेट भर के खाने से बीमारियां होती हैं, ज्यादा खाने से बीमारियां होती हैं। ठीक है। सो जितनी जितनी चीजें हमारे बिलीफ सिस्टम ने हमें सिखाई, कुरान ने सिखाई, बाद में साइंटिफिकली अप्रूव्ड हुई हैं। दिस इज लॉजिकल थिंकिंग। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो जब तक कोई एविडेंस नहीं मिलता कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल थिंकिंग। इट्स अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल थिंकिंग इन विच द थॉट प्रोसेस इज डायरेक्टेड कॉन्शियसली टुवर्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमने कोई सोल्यूशन निकालना है लॉजिक्स के साथ, हमने एविडेंस लेना है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड थिंकिंग भी कहा जाता है, कि हम हमेशा एविडेंस की तरफ जरूर जाते हैं। ये अनकंट्रोलेबल थिंकिंग नहीं होती। ये बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ रिक्वायर्ड करते हैं, और बहुत ज्यादा जो ये थिंकिंग ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है। जैसे अक्सर ऐसे पजल्स आते हैं। ये पजल्स कैसे आते हैं? जब तक आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तब तक आप इन पजल्स को क्रिएट चेक नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताएं, ये दो सर्कल्स आपके पास फिल्ड हैं, थर्ड वाले सर्कल में बताएं क्या आंसर आएगा? सोचें।
हाँ जी, बताइए क्या लगता है कि थर्ड वाले सर्कल के मिड में क्या आएगा? ट्वेंटी थ्री। कैसे? जो फर्स्ट सर्कल है इसमें हाईएस्ट 13 है। और इसी तरह अगर इसका नेक्स्ट सर्कल देखें तो हाईएस्ट 27 है। और जो बेसिक फिगर हमें जो फाइंड करना सेंटर में है हम्म। वो 21 है। इनका सेंटर है। और जो लास्ट में अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए इसी तरह यानी कि काम करते जाए तो इधर इसी वजह यही यही लगा के 23। जी बताएं भाई। जी जी, बताएं बताएं अबू बकर। पहले में 13 था, दूसरे में 21 मैम है। इसका आंसर 32 नहीं आएगा? बताएं ना, वही बताए कह रही हूँ कि बंदा लॉजिक लगाए, जरा बताए लॉजिक लगा के मुझे। मैम फर्स्ट सर्किल में अगर हम इन चारों को प्लस करें, 13 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7, हम्म। और फिर इसको डिवाइडेड बाय 3 करें तो 13 आ रहा है। सेकंड में भी सेम इस तरह करें, 27 23 प्लस 8 प्लस 5, तो 63 टोटल है, और इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 21 आएगा। थर्ड में भी इस तरह ही करेंगे, 35 प्लस 44 प्लस 8 प्लस 9, और फिर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो फिर 32 आ रहा है। आई थिंक इट्स द राइट ऑप्शन इज 2। दोबारा बताएं, सबके लिए भी दोबारा 32। बताएं। सबका दोबारा बताऊं? हाँ हाँ, बताएं बताएं। मैम इन सबको ऐड करेंगे, 13 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7, फिर डिवाइडेड बाय हम्म। 3 कर रहे हैं तो आंसर 13 आ रहा है। ठीक है। सेकंड में भी एज इट इज, 27 प्लस 23 प्लस 8 प्लस 5, इसका टोटल 63, 63 डिवाइडेड बाय 3, तो हम्म 21 आंसर आएगा। तो थर्ड हम्म में भी इस तरह, 35 प्लस 44 प्लस 8 प्लस 9, इसका टोटल 96 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय हम्म। 3 करेंगे तो 32 आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई एक्सप्लेन, कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, बताएं। किन्होंने बताया ये आंसर? और हमारे सर। मारूफ, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। दिस इज हाउ यू collect the puzzles or how you make the reasons for finding the solutions। ठीक है, कि इन्होंने जो लॉजिक निकाला है कि इन सारों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे ये आएगा, इनको सबको डिवाइड करके ये आएंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही है, इन सबको डिवाइड करके 3 पे डिवाइड करेंगे 32 आएगा, एंड 32 इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? इस तरह से जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरह के जब टफ सिचुएशंस आती हैं, मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपका आईक्यू लेवल ही होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। दिस इज कॉल्ड योर लॉजिकल एंड रीजनिंग थिंकिंग। बात समझ आ रही है कि आपने प्रूफ निकालना है, आपने उसकी वजह निकालनी है। मैम इसको 3 पे ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं?
लॉजिक निकाले ना वैसे ही, जरूरी नहीं है कि 3 से ही कर रहे हो, इसको भी हमने 3 से डिवाइड किया, इसको भी किया, और इसको भी हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, इसमें कोई और जो लॉजिक भी लॉजिक, निकलेगा। यस मैम। अगर आप वो भी लगाओगे तो 32 आंसर ही आएगा। बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, अब फर्दर जो आपकी रीजनिंग थिंकिंग होती है ना, उसको फर्दर हम 3 थिंकिंग में डिवाइड करते हैं रीजनिंग में। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव का मतलब होता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्ट्स टू होल। जब आप स्पेसिफिक टू होल जाते हैं ना, उसे इंडक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, to generalization, it's carried out generally within the field known as informal logical critical thinking। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्ट्स टू होल। आप छोटे पार्ट से, एक छोटे से डाटा से, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि गुलबर्ग के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, लाहौर, गुलबर्ग लाहौर में, वो लोग जो है अमीर लोग रहते हैं, इसीलिए पूरे लाहौर में अमीर लोग रहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। कि जब एक छोटे के पार्ट के रिजल्ट से, एक छोटे से हिस्से से, एक छोटे सी, आप कह लो कि पीस से आप पूरी की पूरी ट्रे को जनरलाइज कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि एक मछली जो है, उससे पता चल जाता है कि पूरा तालाब कैसा है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। क्लियर हो रही है बात? यस मैम, जैसे हम यस सैंपल मैम। डाटा से पॉपुलेशन डाटा का आइडिया कर लेते हैं। जिससे जिससे हम, सैंपल डाटा लेते हैं मीन्स कि एक पूरे यस, ग्लास में पूरे जग में पानी होता है और हम ग्लास में थोड़ा सा पी के बता सकते हैं कि ये इसका से जो टेस्ट है वो सोर है या यस, फिर दिस शुगर इज है इसमें कॉल्ड ज्यादा। इंडक्टिव, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। इसका बिल्कुल उलट कर लो, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। दिस मूव्स फ्रॉम होल टू पार्ट। जब आप पूरी जनरलाइजेबिलिटी से एक जनरलाइजेबिलिटी निकाल लेते हो, जब आप कहते हो कि पूरी दुनिया का ये डाटा ये कहता है कि वर्क प्लेस बुलिंग फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पाकिस्तान में भी वर्क प्लेस बुलिंग बहुत ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। कि जब आप पूरे यूनिवर्सल फिनोमेना को, पूरे होल फिनोमेना से एक छोटे से पीस को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। पूरी पॉपुलेशन से एक सैंपल को हम क्या करते हैं, एक सैंपल की तरफ हम जाते हैं। पहले हम पूरी पॉपुलेशन का डाटा लेंगे, उससे हम रिजल्ट निकालेंगे, फिर हम कहेंगे हाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे भी यही होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। और फॉर्मल लॉजिक इज डिस्क्राइब्ड एज अ साइंस ऑफ डिडक्शन। साइंस मोस्ट ऑफ द टाइम डिडक्शन पे चलती है। साइंस पहले पूरी दुनिया का देखती है कलेक्टिवली, फिर वो उससे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालती है। अबडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? अबडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जिसमें आप इंडक्टिव रीजनिंग भी करते हो और डिडक्टिव रीजनिंग भी करते हो, दोनों को मर्ज करके जब काम करते हो, दिस इज कॉल्ड अबडक्टिव रीजनिंग। क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना कुछ पढ़ लिया, अब आप बताएं। हाँ जी बताएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग क्या होती है? इतना कुछ पढ़ लिया, बताएं तो सही क्लास अब। मैम, सॉल्यूशन फाइंड करना किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का। और हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई तरीका बता सकता है कोई मुझे? इशू को अंडरस्टैंड कर इशू को अंडरस्टैंड करके कि मतलब प्रॉब्लम क्या है उस पर सोच के फिर उस हम पर अपनी इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, उसके अलावा? मैम हम अपनी जो थिंकिंग हैं उनको काम में लाते हुए जो हमारी डिस्कम्फर्ट हमारी थिंकिंग को जो हम सॉल्व करते उसको प्रॉब्लम कर। ठीक है,
और और कोई तरीका हो सकता है, बताएं। देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, आप लोगों ने सही बताया है कि इट्स अ स्किल, इट्स अ टूल, इट्स अ प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग का मतलब है कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम आपको आती है, आप उसको सॉल्व करने के लिए जब आप उसको सॉल्व करने के लिए कोई चीज सोचते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आपको कोई इमीडिएट प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपने कोई गोल भी, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग किस तरह से आती है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना एक पूरे का पूरा क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या मतलब, क्राइटेरिया ऐसे होता है कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आई, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसके प्रॉब्लम को ब्रेकअप किया, फिर हमने उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, सॉल्यूशंस को वेट दिया, फिर जो सॉल्यूशन सबसे जो सॉल्यूशन हमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था, हमने उसको एज अ सॉल्यूशन चूज कर लिया। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। ये हमारे पास प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जिनके जरिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कभी कभी जो हमें बहुत इमीडिएट प्रॉब्लम्स आती है ना, उन्हें भी हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स को सेकेंड्स के अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जरूर फॉलो करते हैं। जैसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर मतलब फाइंड आउट करना कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या पास्ट में मुझे ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई थी। फिर हमें गोल को सेट करना, ठीक है, कि हाँ मैंने इस तरह से इसको सॉल्व करना है, फिर उस गोल से रिलेटेड ऑल्टरनेटिव निकालना, ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट को चूज करना, इम्प्लीमेंट करना, इवेलुएट करना। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे एडमिशन लेना है एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में, और मैं वहां से अ, कोई भी डिग्री करना चाह रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम बीबीए की डिग्री करना चाह रहे हैं, और मेरा रिजल्ट आ गया है, और मुझे अब प्रॉब्लम है कि मैंने क्या करना है, मैंने बीबीए की डिग्री करनी है, सीए करना है, या मुझे कोई और सीएस की डिग्री करनी है, मुझे समझ नहीं आ रही। आई आई हैव अ प्रॉब्लम। मैंने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया, मुझे पता चला कि जी मेरा रिजल्ट आ रहा है, मुझे आगे नई डिग्री में जो है वो एडमिशन लेना है। अब मैं किस में एडमिशन लूँ? मैंने एक्सप्लोर किया, मार्केट को एक्सप्लोर किया, आजकल के ट्रेंड को देखा, अपने इंटरेस्ट को देखा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा। मैंने अपना गोल सेट किया कि मुझे सीए करना है, या मुझे बीएससीएस करना है, कंप्यूटर साइंसेस करना है। मैंने कहा कि जी मैंने कंप्यूटर साइंसेस करना है। ओके, अब मेरा गोल तो सेट हो गया कि मैंने बीएससीएस करना है। अब मैंने कहाँ से करना है, अब मुझे ऑल्टरनेटिव्स चाहिए। अब मेरे मार्क्स कितने आए हैं, अब मेरे एक्सपेक्टेड है कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, क्या इस इन मार्क्स में कंप्यूटर साइंसेस में एडमिशन मिलेगा। ओके, मैंने ये सर्च आउट किया, फिर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज निकाली, मेरे घर के करीब कौन सी है, दूर कौन सी है, फीस कहाँ पे कम है, फैकल्टी किसकी अच्छी है, रिसर्च किसकी अच्छी है। हम ये सारी चीजें देखते हैं ना। मैंने ये सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे, इन सबको इवैल्यूएट किया, जो सबसे अच्छा मेरा सोल्यूशन था, अच्छा कॉलेज था, करीब था, अफोर्डेबल था, अच्छी उसकी रैंकिंग थी, मैंने उसको सेलेक्ट किया, मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया। ठीक है, मैंने उस एडमिशन ले लिया, बाद में मैंने एक सेमेस्टर के बाद इवैल्यूएट करना है कि क्या मैं मेरा रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं आया, मैं कंफर्टेबल भी हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। दिस इज हाउ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग वर्क्स। कि मुझे मोबाइल फोन चाहिए, टूट गया है, अच्छा, एक्सप्लोर किया कौन सा फोन चाहिए, मुझे कैमरे के लिए चाहिए, गेम्स के लिए चाहिए, या मुझे फोन सुनना है सिर्फ। ठीक है, मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने गोल सेट किया कि अच्छा मुझे इस स्पेसिफिकेशन का फोन चाहिए, बैटरी अच्छी हो, नेट चलता हो, सोशल मीडिया में इस्तेमाल कर लूँ, दैट्स एनफ।
और मेरा बजट है 20,000 या 25,000। मैंने ऑल्टरनेटिव्स देखना शुरू किए, मैंने मार्केट में सर्च किया, मैंने अपने ऑल्टरनेटिव रख लिए कि अच्छी बैटरी, 25,000, अच्छा कैमरा हो और सोशल मीडिया चलता हो। ये 4 चीजें मैंने रखी। अब इन चारों चीजों पे मैंने मार्केट में सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे। जोन सा फोन मेरी स्पेसिफिकेशन और बजट पे पूरा आया, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, खरीद लिया, इस्तेमाल किया। फिर मैंने इवेलुएट किया कि क्या ये फोन मेरी जरूरियात को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे एक प्रॉब्लम थी, वो मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने उसको इवेलुएट किया। दिस इज हाउ वी सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम्स। समझ आइए? यस मैम, समझ आए। ओके, ये एक पिक्टोरियल फॉर्मेट है कि पहले प्रॉब्लम होती है, हम उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उसको रिजल्ट से चेक करते हैं कि हमने हमारा सोल्यूशन ठीक था कि नहीं था। उसके बाद आती है लास्ट टाइप ऑफ थिंकिंग, दैट इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? अच्छा, ये इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या भला क्या होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग ये होती है लॉजिक्स लेके आना, इसे क्रिटिकल, वर्टिकल, एनालिटिकल, लीनियर थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मैं आप लोगों की तरफ सवाल फेंक दूं, मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे इस चीज के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स बताओ, और फिर हम उसको सोचेंगे। इसका उलट है डाइवर्जेंट, कि मैं आप लोगों की तरफ एक आइडिया थ्रो कर दूं और मैं कहूं कि हर बंदा मुझे इसके सॉल्यूशंस बताए। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं, कि मुझे किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं आता, मैंने आप लोगों की तरफ एक क्वेश्चन थ्रो किया, हर बंदा मुझे बताए कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, हर बंदा अपना आइडिया बताएगा और फिर हम उससे एंड में कंक्लूड करेंगे। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट क्या होती है कि हर कोई, मैं अपना आइडिया हर किसी को बताऊंगी और हर कोई मुझसे अपना सवाल पूछेगा और मैं फिर उनको एक उसका सोल्यूशन बताऊंगी। इसे हम कहते हैं हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड कॉमन पॉइंट एंड अटेम्प्ट टू ब्रिंग थॉट्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस इनटू अ यूनियन फॉर कॉमन कंक्लूजन। हर किसी का आपकी क्लास में अपना एक माइंडसेट है, लेकिन जब मैं आप सबके माइंड को एक प्लेटफॉर्म पे, एक फॉर्मूला पे, एक कॉन्सेप्ट पे लेके आ जाऊंगी, आप सबके कंफ्यूजन को एक कॉन्सेप्ट के जरिए सॉल्व करूंगी। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? कि जो मेरा कॉमन पॉइंट है, मैंने वो आप सबकी तरफ थ्रो किया और मैंने कहा कि मुझे हर कोई अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताए, हर कोई मुझे अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताएगा और फिर हम उस पूरे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक कॉमन व्यू निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। समझ आइए? Yes, ma'am. So these are the thinking types of thinking। अभी थिंकिंग स्किल्स हैं, प्रिडिक्ट करना, इंक्वायर करना, क्रिएटिव होना, क्राइटेरिया डेवलप करना, इवैल्यूएट करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना। दीज ऑल आर योर थिंकिंग स्किल्स। एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना, इन्फर करना, सीक्वेंस क्रिएट करना, ठीक है, सजेस्ट हाइपोथेसिस करना, अप्लाई इमेजिनेशन करना, ये सारा कुछ हमारा थिंकिंग स्किल्स के अंदर आता है। ठीक है, अब लेवल्स ऑफ थिंकिंग क्या है, इससे नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट आता है लेवल ऑफ थिंकिंग। अब लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होते हैं? लेवल ऑफ थिंकिंग, आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को लर्निंग पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को लेवल ऑफ लर्निंग करवाए थे, याद है?
आप लोगों को याद है जब मैंने लर्निंग पढ़ाया था आप लोगों को, यस तो मैम। मैंने लेवल ऑफ लर्निंग कराए थे। अगर आप में से कुछ लोगों को आइडिया हो तो। याद है कि भूल गए हो? मैम याद है। क्या थे बताएं। Remembering, understanding, applying, analyzing, or evaluating or creating. बिल्कुल उसी से ही मिलते जुलते ये हैं, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। जैसे टाइप्स ऑफ थिंकिंग है ना, ऐसे ही लेवल ऑफ थिंकिंग्स हैं। नॉलेज क्या है? नॉलेज का मतलब है चीजों को रिकॉल करना, याद करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करना, लर्न करना। हम जब नॉलेज ले रहे होते हैं तो हम इन वर्ड्स के साथ चल रहे होते हैं। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच। ठीक है, व्हेन डिड दिस हैपेंड, विच वन हैज बीन डन। ठीक है, दिस इज नॉलेज थिंकिंग। अब मुझे लगता है कि ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा। आज हम इतना ही रख लें फिर, आप लोग क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग लेवल ऑफ थिंकिंग से स्टार्ट करते हैं। बताएं। यस मैम। क्योंकि लेवल ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा है कि मैं नेक्स्ट वाली क्लास में फिर आप लोगों को करवा लूं। क्लियर है? आप लोग का रिजल्ट इंशाल्लाह मैं मंडे वाले दिन आप लोग के साथ शेयर कर लूंगी। आप लोग के साथ ना मैं लिस्ट शेयर कर दूंगी, ठीक है? मैम इस चीज का रिजल्ट मिड के पेपर्स, आपके जो मिड के पेपर्स है ना, उनका रिजल्ट लिस्ट में शेयर कर दूंगी कितने इतने मार्क्स हैं। बाकी ये मैं लेक्चर आप लोग के फॉरवर्ड कर रही हूँ आपके व्हाट्सएप पे। आप लोग ये जितना मैंने अभी पढ़ाया उतना एक दफ़ा गो थ्रू करें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आई एम ऑनलाइन, मुझसे पूछ लें। अदरवाइज आफ्टर 15 मिनट्स फिर मैं क्लास को वाइंड अप कर दूंगी। ठीक है, मैं ये नोट्स फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप इनको एक दफ़ा पढ़ें। किसी थिंकिंग प्रोसेस में, किसी थिंकिंग लेक्चर में कोई समझ नहीं आया टाइप में तो फिर मुझे बताएं। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको देख लेते हैं। मैंने नोट्स फॉरवर्ड किए हैं, आप लोगों को बस अभी रिसीव हो जाते। और आप लोग जो हैं, बल्कि सेंड हो गया है, ठीक है नोट्स। आप इसको एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू कर लें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो फिर आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करना है, मैं लाइन पे ही हूँ। ठीक है। Excuse me, ma'am. जी बताएं।
मैम मुझे परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग का बताते, तब मेरा नेट प्रॉब्लम आ रहा था तो मुझे याद नहीं। परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग जो है ना, इट्स अ वेरी बेसिक थिंकिंग। बहुत ज़्यादा बेसिक थिंकिंग होती है ये। ठीक है। इसमें आपका जो है, आप ये कह लो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जो आप थिंकिंग करते हो ना, उसे परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग कहते हैं। 2 to 3 ईयर्स से लेके अप टू 7 ईयर्स तक के जो किड्स होते हैं, जो वो सोचते हैं, वो उनकी परसेप्चुअल थिंकिंग होती है, क्योंकि वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी को ही कंक्लूड कर लेते हैं। उन्हें लगता है यही ठीक है, यही गलत है। तो ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग होती है, इसलिए इसको कंक्रीट थिंकिंग कहा जाता है। इसमें मैंने जैसे एग्जांपल देके बताया था कि जो डव होती है, वाइट कलर की का वर्ड है, इट्स अ साइन ऑफ पीस। लेकिन जो बच्चे हैं वो उसको बर्ड ही कहते हैं या वाइट कलर कहते हैं, उनको नहीं पता कि इट्स अ साइन ऑफ फ्रीडम। आप जब उनको सिखाएंगे, बताएंगे, जब वो बड़े होंगे तो उनको पता चलेगा। इसी तरह से बहुत से सिग्नल साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो बच्चों को नहीं पता होते। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, छोटे बच्चे को, 2 3 4 साल के बच्चे को नहीं पता। वो यही कहेंगे कि ये लाइट्स हैं, लेकिन जब आप उनको सिखा देते हैं तो फिर उनको समझ आ जाती है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो वाकई में रेड कलर से ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इट्स अ डेंजर साइन। ओके मैम, थैंक यू, समझ आ गया। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कन्वर्जन और डाइवर्जन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा उसे क्लियर कर सकते हैं? क्या कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे समझ नहीं आ रहा, ली बताएं। मैम वो दोनों मिक्स ही हो रहे हैं मेरे को। अच्छा देखिए, कन्वर्जेंट का मतलब है कन्वर्ट करना, जी। डाइवर्जेंट का मतलब है डाइवर्ट करना। कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि जब आप सब लोगों के डिफरेंट, जो उनकी वो होती है, जो भी वो सोचते हैं, उस सारी चीजों को एक कॉमन पॉइंट पे लेके आना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड अ कॉमन पॉइंट एंड अटेम्प्ट टू ब्रिंग थॉट्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस इनटू अ यूनियन फॉर कॉमन कंक्लूजन। लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, मतलब उनका एक ही है, बट उनका तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। गोल उनका सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं। हम जब उनकी डायरेक्शंस को एक डायरेक्शन के अंदर, एक मेन पॉइंट के अंदर लेके आते हैं, उसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं। जैसे मैम आपकी वो क्लास जो में हर। एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो जो जी ये जी, बिजनेस करवाते हैं, जो ये वो भी करवाते हैं अपना, वो जो आपकी भाई आवाज लोगों, बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा था कि जो ये बिजनेस नहीं करवाते, वो जो ये अपना वो दिमाग लेते हैं अपने ऊपर, तो वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मुझे दोबारा बोले, कंफ्यूजन आपकी हो आवाज ना दूर से आ रही है। रहा आप बोलो। है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं था हाँ, आप कि बोलो। जो ये बिजनेसेस होते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट वो अपने रिमार्क्स लेते हैं पब्लिक से, तो हाँ हाँ। वो कन्वर्जन पे अमल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट, वो सब आइडियाज ले रहे होते हैं इनटू कॉमन पॉइंट पे। वो उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। कि जब डाइवर्जेंट का मतलब होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक आइडिया थ्रो करती हूँ आपकी क्लास की तरफ, और मैं कहती हूँ कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या आ रहा है। हर कोई अपना अपना आइडिया बताएगा। मैं उन सब के आइडियाज को इकट्ठा करके फिर क्या करूंगी, आप सबके आइडियाज से मैं कोई ना कोई कंक्लूजन निकालूंगी। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। कि ओके। जब आप क्या करते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, लोगों के आइडियाज निकालते हैं, लोगों से चीजें पूछते हैं, उनकी नोवेलिटी को कलेक्ट करते हैं, उसे ओके। डाइवर्जन कहते हैं। जब आप डिफरेंट नोवेलिटीज को इकट्ठा करके एक कॉमन पॉइंट पे लेके आते हो, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। ठीक है। लेकिन जब आप कन्वर्जेंट भी कर रहे हैं, डाइवर्जेंट भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, उसे लेटरल थिंकिंग कहते हैं। कभी ओके। कभी ऐसा होता है ना कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, दूसरों से उनके आइडियाज भी लेते हैं, और फिर उन सब आइडियाज को इकट्ठा करके एक मेन पॉइंट पे भी लेके आते हैं। जी जी।
बोर्ड ऑफ स्टडीज में अक्सर ऐसा होता है ना कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं, जी लेकिन जो जी एक पर्सन होता है वो क्या करता है, वो उस पॉइंट पे ही फिर सबको लेके आता है। जी। थैंक यू मैम।
मैम आज की कोई एक्टिविटी है? आपकी आज की एक्टिविटी यही है कि आपने ये जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आपने मुझसे पूछना है। और मैम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के बारे में भी बता दें। हमने टॉपिक भी स्टार्ट कर लिया, हमने कितनी स्लाइड्स रेडी करनी है और उसके अंदर मतलब क्या मटेरियल हमारा मैं होगा। बताती हूँ, आप लोग ये पढ़ लें, सारा सब लोग पढ़ लें, मैं फिर आप लोग को ये एक्सप्लेन करती हूँ। ओके मैम।
अच्छा जी, मुझे बताएं बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो गया ये सब? यस मैम, क्लियर है। सबको क्लियर है? अबू बकर, मोहिब, यस मैम। मारुख? यस मैम, क्लियर है। चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशंस का बता देती हूँ। आप लोगों ने, आई गेस क्लास में से काफ़ी लोगों ने टॉपिक चूज कर लिया हुआ है। आप लोगों की स्लाइड्स के अंदर ना, सबसे पहले तो आपने मेंशन करना है कि जो भी आपका टॉपिक है वो क्या है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है? पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी डिफाइन करें। और उसके बाद उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, वो चीज़ क्यों होती है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, अगर वो कोई ट्रॉमा है हम उसको कैसे हील कर सकते हैं, और वो बिजनेस स्टडीज के अंदर या ऑर्गेनाइज बिजनेस स्टडीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से वो वर्क प्लेस के ऊपर वो आपका जो टॉपिक है वो इम्पैक्ट करता है, और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू में उसके बारे में क्या कहा जाता है, और अगर हमने उसको हील करना है या उसको सॉल्व करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है? एक्सप्लेन करना है, और टाइप्स बतानी है जो उसकी होंगी, उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताएं। ठीक है? उसकी वजूहात क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, देन वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से इम्पैक्ट करता है, और हम उसको, अगर वो एक इशू है तो हम क्या रेमेडीज हैं उसको सॉल्व करने की, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरह से हमारा दीन उसके बारे में क्या कहता है, और हमारे दीन का पर्सपेक्टिव उस टॉपिक टॉपिक के बारे में क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज की। बात क्लियर हो रही है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। आपने इससे, हाँ, आपने इससे मिलती जुलती अपनी स्लाइड्स बनाए। आप लोग मुझे अपनी स्लाइड्स चेक भी करा सकते हैं, उसमें जो करेक्शंस होंगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी, अगर आप अब कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताएं। मैम, प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस ऐड करें या सिंपल सी बना दें बस? सिंपल सी बना दे, इतनी ज्यादा एनिमेशंस डालने की जरूरत नहीं है, पिक्चर्स डालें क्योंकि पिक्चर्स का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। ओके। आप मुझे चेक करा लें, अगर मुझे कुछ अनयूजुअल लगेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है? आप लोग कुछ और पूछना चाह रहे हैं कि मैं फिर क्लास को वाइंड अप कर दूं? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ पूछना है मजीद? नो मैम। चलिए फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कमिंग क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है? ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।